हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द लर्नर्स फॉर यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट लॉ पीवाईक्यू सीरीज हम वो कर रहे हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड किए हुए हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है वो हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे भी और कोर्सेज पे भी। और आज के इस पार्ट 2 में हम आगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। पैटर्न आपको पता ही है कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं उसमें जितने कैश लो है उनके सभी केस लो को डिस्कस करते हैं। अगर उसमें सेक्शन हैं सभी तो उन सभी सेक्शंस को भी डिस्कस करते हैं, न कि सिर्फ एक ओनली आंसर पे फोकस करते हैं। ओके, क्योंकि हम सिर्फ आंसर से भी ज्यादा इसमें मैटर है वो डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो है अच्छी लग रही है और आने वाली वीडियो भी है। अगर उसमें किसी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और किसी भी तरह की अपडेट आप मिस ना कर दें। और आपके लिए जो यूजीसी नेट लॉ पीवाईक्यू सीरीज है इसी का टेस्ट फॉर्म में, मतलब जैसे टेस्ट सीरीज जैसे कि यूजीसी नेट लॉ का एग्जैक्ट एग्जाम होता है उसी तरीके से टेस्ट सीरीज है वो है आपके लिए प्रोवाइड की गई है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर लर्नर्स फॉर यू ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी है जो प्रैक्टिस हो सके, ताकि आपको पता चले कि मैं एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा हूं। क्योंकि उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ऊपर टाइम भी मेंशन होता है कि आपने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लिया है और ओवरऑल टाइम है वो भी चलता रहता है। उससे आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में और एक एग्जाम को अटेम्प्ट करने में किस तरह से है जो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है वो सारी चीजें आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आप अपनी वीडियो को है शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिए गए हैं रियो डेक्लेरेशन। 1992 की जो डेक्लेरेशन हुई थी रियो की, उसमें प्रिंसिपल हैं कुछ। उन प्रिंसिपल्स में से हमें कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं और उनमें हमें करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। यानी कि प्रिंसिपल 1, 16, 14, 20 और 24 इनके सामने उनमें क्या प्रोवाइड किया गया है वो दिया गया है। हालांकि इनमें कुछ एक में गलत भी है, तो हमें उनमें से करेक्ट चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट से। प्रिंसिपल 1 क्या कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, सेंटर ऑफ कंसर्न ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या ये प्रिंसिपल 1 में है जो रियो डेक्लेरेशन में प्रोवाइड किया गया है? यस, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंसिपल के जो 1 है इसमें यही चीज है वो प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट बी क्या कहता है, जो प्रिंसिपल 16 है उसमें क्या प्रोवाइड किया गया है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट जो प्रिकॉशनरी अप्रोच है वो शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। क्या ये 16 में प्रोवाइड किया गया है? नहीं, ये 16 में प्रोवाइड नहीं किया गया है। इस तरह की एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे शैल बी जैसे यूज किया हुआ है मैंडेटरी टाइप में, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल जो 16 है उसमें क्या गया है कि एक स्टेट आपको शुड एंडेवर, मतलब उसको प्रयास करने चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल 14। प्रिंसिपल 14 क्या कहता है कि जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, यानी कि EIA shall be undertaken for the proposed activity that are likely to have significant adverse impact on the environment। क्या ये ऐसा कुछ मेंशन है कि IEA है उसका अंडरटेकन और प्रपोज्ड एक्टिविटी वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए? नहीं। अगर हम बात करें रियो डेक्लेरेशन की प्रिंसिपल 14 की, तो उसमें एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली है जो ये उसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन बाद में जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हुए हैं उनके थ्रू यहाँ पे इस चीज को है जो यहाँ पे लागू किया गया है, बट एग्जैक्ट उसमें नहीं है, तो ये भी क्या होगा, रोंग हो जाएगा। ये भी क्या है, रोंग है। नेक्स्ट प्रिंसिपल 20। प्रिंसिपल 20 क्या कहता है कि वुमेन हैव वाइटल रोल इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि जो विमेन्स हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद में जो प्रिंसिपल ये करेक्ट है, और उसके बाद में जो प्रिंसिपल 24 है वो क्या कहता है कि जो पीस, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आर इंटरडिपेंडेंट एंड इनडिवाइजेबल, यानी कि इनको अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो क्या ये करेक्ट है प्रिंसिपल 24? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। क्योंकि जो डायरेक्ट अगर हम बात करें रियो डेक्लेरेशन की, रियो प्रिंसिपल्स की, उनमें ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है
कि जो ये चीजें हैं जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट या इंडिविजिबल है। हालांकि अगर हम जनरल बात करें तो पीस और इन्वायरमेंट का एक कनेक्शन लिंक्ड है यहाँ पे, लेकिन अगर प्रिंसिपल 24 की बात करें तो उसमें मेंशन नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं, ए और डी। तो ऑप्शन ए और डी कौन से में है, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और डी फर्स्ट में है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी एंड हेल्ड ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अप्रूवल टू एस्टैब्लिश फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री टू बी इनवैलिड इन वन ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी कि जो इंटर जनरेशनल इक्विटी और एक मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो अप्रूवल थी एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको यहाँ पे उस अप्रूवल को क्या है सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था। तो ये कौन से केस में कहा था, ये कहा था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस गणेश वुड प्रोडक्ट। और ये केस है वो कब का है, ये केस है 1995 का। आपको इन सभी केसेस के साथ में उनके ईयर भी हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इस केस में क्या था, अगर मेन इश्यू तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में मेंशन मिल ही रहा है कि एक अप्रूवल थी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके रिगार्डिंग इश्यू था और डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रिजर्व होने चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए, इस तरीके का कोई प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ऑप्शन इसका एक है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट केस है वो है वेलोर सिटीजन्स फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस कब का है, 1996 का है। इस केस का नाम अगर जब भी आता है तो आपके लिए एक प्रिंसिपल भी उसके साथ में पता होना चाहिए, वो क्या है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है, इस केस के फैक्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु के अंदर कुछ टेनरीज थी जो कि अपना जो अनट्रीटेड एफ्लुएंट है वो एक रिवर थी, कौन सी रिवर थी, प्लाग, उसमें डिस्चार्ज कर रही थी, जिससे कि वहां पर उसका वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा था। तो इस केस में यहाँ पर पिटिशनर ने उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर के रिगार्डिंग है जो एक सुप्रीम कोर्ट में है पिटिशन फाइल की। उस पिटिशन में है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने है जो एक प्रिंसिपल दिया था, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी उसको कहते हैं। एंड यहाँ पर क्या था, डायरेक्टेड किया था उस टेनरीज को कि आप जो पोल्यूशन कर रही है उनके लिए कंपनसेशन देंगी, उस एनवायरनमेंट को जो एनवायरमेंटल डैमेज किया है आपने उसके लिए आप कंपनसेशन दोगे। तो ये जो प्रिंसिपल है इस केस में डिसाइड हुआ था। उसके बाद में है केस वो है डॉक्टर BL वधेरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस कब का है, 1996 का। और ये केस है रिलेट करता है या हम कहें इसके अंदर कौन से फैक्ट हैं या इशू थे, तो वो क्या थे, एक PIL थी जो कि हाईलाइटेड करती थी सॉलिड वेस्ट जो कि मिसमैनेजमेंट हो रहा था म्युनिसिपल के द्वारा इन दिल्ली, उसके रिगार्डिंग थी। तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इम्प्लांट करेगी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट के बारे में, मिसमैनेजमेंट के बारे में था, ये सॉलिड वेस्ट की मिसमैनेजमेंट के बारे में। और ये केस था पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस है 1987 का। और ये केस है 1987 का, और ये इस केस के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको काफी बार डिस्कस कर चुका हूं। और ये केस है, एक प्रिंसिपल है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, उससे रिलेटेड है। आई होप कि आपको यहाँ पे चारों के चारों केस लॉज हैं वो क्लियर हैं। उनके ईयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए याद रखना, और उनके प्रिंसिपल उनमें क्या डिसाइड हुआ था वो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि जो प्रियम्बल है किसका, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, वो वर पास्ड टू इंप्लीमेंट द डिसीजन रीच्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस कहें या डिक्लेरेशन कहें, उसके डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए है उस प्रियम्बल में, इन दोनों एक्ट के प्रियम्बल में है जो मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा था। और ये वो किसको इंप्लीमेंट करने के लिए था, वो था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 का। अब मैंने इसको ये नाम क्यों दिया है, क्योंकि जब हम देखते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस को तो एक उसका ऑफिशियल नेम होता है
और एक होता है जो जनरली उसको जिस नाम से हम जानते हैं, जैसे कि स्टॉकहोम में हुई थी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं, रियो वाली हो गई है इस तरीके से। जैसे ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस है 1945 की। तो ये आप इन सभी को ईयर और ये जो नाम है वो याद कर लीजिए। इन सभी के मैं जो ऑफिशियल नाम है ये यहाँ पे, इनको जनरल किस नाम से जानते हैं वो भी है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तब आपको बताऊंगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको कहते हैं रियो समिट। ओके, ये फोकस करते हैं ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट। ओके, ये एक आपके सामने पेश है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है, वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी पॉलिसी है ऑन अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन adopted certain guiding principle in year 1992. Which of the following is not covered under the said guiding principle? यानी कि कुछ प्रिंसिपल है वो अडॉप्ट किए गए थे गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो उसमें से यहां पर कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो उसमें कवर नहीं होता? तो सबसे पहला है हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एट सोर्सेज। क्या ये करेक्ट है? यस, करेक्ट है। सेकंड, अडॉप्शन ऑफ बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी। दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनजीओ फॉर ऑल द पर्पसेस। तो ये एनजीओ के इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें नहीं है, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग। और लास्ट वाला है वो है द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों करेक्ट, सॉरी फोर्थ ये करेक्ट है और थर्ड वाला इसमें इनकरेक्ट होगा, वो उसमें कवर नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा एक ह्यूमन राइट काउंसिल का फंक्शन नहीं है। नोट पूछा गया है हमें, तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। फर्स्ट, टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड लर्निंग एज वेल एज एडवाइजरी सर्विसेज। क्या ये है इसका एक फंक्शन? यस, दिस इज द फंक्शन। सेकंड क्या है, टू डिसाइड इशू विदाउट मेकिंग एनी रिकमेंडेशन टू द जनरल असेंबली। यानी कि द डिसाइड इशू डिसाइड करना बिना किसी रिकमेंडेशन टू है जनरल असेंबली को करके। तो क्या ये एक ऐसा फंक्शन है? नहीं, ये वाला है जो एक फंक्शन ह्यूमन राइट काउंसिल का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद में इसके एक दो फंक्शन हो रहा है वो देख लेते हैं। थर्ड फंक्शन इसका क्या है कि टू वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन एंड सिविल सोसाइटी। ये भी इनका कॉर्पोरेशन के साथ में चलना है, गवर्नमेंट वगैरह के। तो फोर्थ क्या कहता है कि टू सर्व एज ए फॉरम के रूप में सर्व करना भी एक ह्यूमन राइट काउंसिल का फंक्शन है। सेकंड, क्यों ये जो गलत है कि जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले सकती। ये है जो रिकमेंडेशन जनरल असेंबली या उसके साथ में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए ये जो है फंक्शन इसका रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका वो आपको पता ही है, पहले ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एग्जामिन करना है हमें द रिलेवेंसी ऑफ क्लास एक्शन सूट्स एंड चूज करना है करेक्ट आंसर। तो क्लास एक्शन सूट के बारे में जान लेते हैं पहले क्या होता है। क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या है, या फिर हम इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। इसका मतलब एक लीगल प्रोसीजर है जहां पर एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल एक लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज ग्रुप या लार्ज क्लास, हम जैसे ग्रुप को क्लास भी कह सकते हैं, उसको सिमिलर हार्म हुआ है तो उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक व्यक्ति या कुछ चुनिंदा एक से ज्यादा लोग हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी लॉ सूट के थ्रू, उसको हम क्लास एक्शन कहते हैं। अब इनमें से करेक्ट चूज करना है। तो ये क्या कहता है कि जो क्लास एक्शन है वुड मेजरेबली असिस्ट इन सिक्योरिंग द रेडरेस इन द इन्वायरमेंटल केसेस। जो इन्वायरमेंटल केसेस होते हैं जनरली एक लॉज अमाउंट ऑफ उसमें जो पॉपुलेशन है या इंडिविजुअल्स कह सकते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उन चीजों को रेडरेस करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए जो एक क्लास एक्शन काफी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा पॉइंट बी क्या कहता है कि जो मॉनेटरी रिकवरीज हैं फ्रॉम द टोट फीचर्स इन्वायरमेंट इन एनवायरमेंटल केसेस कैन ओनली बी ऑब्टेन थ्रू दिस लॉसूट्स। सिंपल सी बात है, टोट फीचर हैं, उसने इन्वायरमेंटल कोई हार्म किया है तो उससे मॉनेटरी जो है रिकवरीज करना वो सिर्फ और सिर्फ इसी लॉसूट से ही की जा सकती। सी क्या कहता है कि एक रिट प्रोसीजर अपीयर्स मोर सुटेबल देन ए क्लास एक्शन प्रोसीजर। क्या ये स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिट होती हैं किसके अंदर है, आर्टिकल
32 एंड आर्टिकल 226। तो ये जनरली फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए होती है, न कि किसी मास टोट को, कोई बड़े लेवल पे कोई टोट हुआ है उसको एनफोर्स करवाने के लिए। ओके, एंड द मोस्ट ऑब्वियस यूज ऑफ क्लास एक्शन इज इन द मास डिजास्टर्स ऑफ द टोट दैट ऑकर इन द भोपाल, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, एक बड़े लेवल का जो है नेग्लिजेंस हुआ था वहां पे, तो उन चीजों को यहाँ पे टैकल करने के लिए है जो मोस्ट ऑब्वियस यूज वो है क्लास एक्शन के थ्रू ही किया जाता है। तो ABD इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि हमें इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो सेट करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी के ईयर पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये कब का है? ये है 1972 का, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? इसका ऑफिशियल नेम है, और ये इसका मेन फोकस किस पे था? ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसी डायलॉग्स के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये कब का है? ये है 2012 का। इसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? Rio+20। ऑफिशियल नेम आपके सामने है। और वहीं पे अगर इसके फोकस की बात करें तो ये था ग्रीन इकोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर इसका मेन फोकस था। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? ये भी क्या है? रियो समिट है। ये रियो समिट कब की है? 1992 की। ऑफिशियल नेम आपके सामने है, इसको भी याद रखना, और इसका जो दूसरा नाम है वो भी याद रखना। इसका मेन फोकस था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, एजेंडा 21, CBD क्लाइमेट कन्वेंशंस, ये कुछ इसके मेन फोकस थे। उसके बाद में है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन है जो ये कब का है? 1987 का, और इसका सेकंड नाम अगर हम बात करें, सेकंड नेम कौन सा है, तो वो है ब्रडलैंड रिपोर्ट। एंड द लास्ट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है 2015 का, ठीक, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये UN की। आई होप कि इन सभी के ईयर्स और इनके सेकेंडरी नाम हैं जो ऑफिशियल नेम नहीं, जो पॉपुलर नेम से जिन पॉपुलर नेम से इनको जाना जाता है वो, और इनके ऑफिशियल नाम आप सभी को क्लियर हैं। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने की बात करें तो सबसे पहले आता है A, उसके बाद में आता है D, देन आता है C, एंड देन B, और लास्ट में है E। तो ये कौन से में है? ये है थर्ड पर, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक बार फिर से हमें कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिनको कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो सेट करना है। तो सेम प्रोसीजर, सबसे पहले इनका ईयर जानेंगे, फिर उसके बाद में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है वो सेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कब की है? ये है 2011 की। देन उसके बाद में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब की है? 1987 की। देन वियना कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब की है? 1985 की। देन कोपेनहेगन समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब की है? 2009 की। एंड देन क्योटो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब की है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की। तो आपके सामने सभी के ईयर हैं। अब इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है वो सेट कर लीजिए। सबसे पहले आता है C, देन B, देन E, एंड देन A, और D, एंड देन A। ये तो था इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या है? ये किस चीज पे फोकस करती है? सभी के सभी कन्वेंशन, प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंस, वो भी हम जान लेते हैं, इनका ऑफिशियल नेम है वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वियना कन्वेंशन के बारे में। इसका फुल नेम, अगर ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो है वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, और इसका मेन फोकस है वो है क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ द ओजोन प्रोटेक्शन, यानी कि लीड टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाद में इसकी वजह से आया था। तो मेनली क्या है इसका फोकस? ओजोन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका ऑफिशियल नेम, फुल नेम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सिस्टेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, और मेन फोकस था फेजिंग आउट द CFCs, यानी कि डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पे नहीं था लेकिन एक इंपैक्ट डाल रहा था
ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो उससे रिलेटेड था। फिर उसके बाद में आता है क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 की बात है। इसका मेन जो फुल नाम है वो क्या है, प्रोटोकॉल टू दी UNFCCC। मेन फोकस था बाइंडिंग इमिशंस टारगेट टू द डेवलप्ड कंट्रीज, नेशंस जो हैं उनके लिए। और बाकी के बचे तीन, जो क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन और डर्बन है, वो है क्लाइमेट स्पेसिफिक है, और ये है अंडर UNFCCC के अंडर, जो कि अभी अपने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम जाना था। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि जो कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हिच ईयर, ये कौन से ईयर में है जो कमीशन है वो एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में। किसके अंडर ये क्रिएट किया गया था, आफ्टर द रियो समिट ऑफ द 1992 के। किस लिए, एजेंडा 21 को मॉनिटर करने के लिए, एजेंडा 21 को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि जो प्रोविजन है रिलेटेड टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज कंटेन अंडर द विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें वो कौन सी शेड्यूल देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिलता है शेड्यूल 12 में, जहां पर कि म्युनिसिपल जो फंक्शन है वो दिए गए, म्युनिसिपल फंक्शंस क्या हैं, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। और ये कहां पर आता है, आर्टिकल 243W। और वहीं पर अगर जो शेड्यूल 11 की बात करें तो वो बात करती है पंचायत के बारे में। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल लॉ। आई होप कि आपको इन 10 क्वेश्चन के साथ साथ में काफी सारा मैटर है वो क्लियर हुआ होगा। कई कॉन्फ्रेंसेज हमने देखी हैं, कई कन्वेंशन, कई समिट्स, इनिशिएटिव्स हैं, उनको डिटेल में देखा है, न कि सिर्फ ओनली वन ऑप्शन। हमने सभी ऑप्शंस को यहाँ पे डिटेल में विद ईयर एंड उनका किन चीज पे मेन फोकस था, उनके साथ में काफी सारी चीजें हैं वो कवर की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक रीच कर सकें। और हमारा ऐप लर्नर्स फॉर यू वो भी डाउनलोड करें, और वहां पे जाकर या वेबसाइट पे जाकर के है डायरेक्टली है जो इस टेस्ट को है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे कि UGC नेट लॉ का एग्जाम होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।